Hello students, this is the second part of the light chapter of the class 10. So let's start without further ado. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेंस के बारे में यहाँ बोला हुआ है। तो लेंस क्या है एक्चुअली में, तो यहाँ पर देख रहे हो कि लेंस जो है हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, तो ये स्फेरिकल लेंस जो होती है जनरली हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का देखो शेप ऐसा होता है, देख लो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस और ये वाला जो शेप है ये कनकेव लेंस है। ठीक है, तो इस तरह में देखो इसमें क्या है, कन्वेक्स लेंस में बीच में क्या है, ये बल्ग आउट है, बल्ग आउट। ठीक है, बल्ग आउट है। और कनकेव लेंस में बीच में क्या होता है, थिन होता है, साइड में एज की तरफ में वो मोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनका शेप बना हुआ रहता है। नेक्स्ट ये है कि अब इनसे रिलेटेड जो है कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ये है कि इट इज़ अ लेंस, लेट अस टेक द फर्स्ट अबाउट द कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि ऑफ कोर्स देयर विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक C1 है और दूसरा C2 है। ओके, एक लेफ्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जनरली जो होता है इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर मेनली जो होता है हम लोग राइट साइड वालों को ही मानते हैं, मेनली जो फोकस भी होता है वो राइट साइड में ही मानते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस होती है या प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। नाउ अब यहाँ पर क्या करते हैं कि चूँकि ये एक बहुत बड़ा स्फेयर का हिस्सा होता है और उसका एक सेंटर होता है, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ठीक इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा स्फेयर का हिस्सा होता है और उसका एक सेंटर होता है, तो यहाँ पर भी हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम लेंस के मिडिल वाला पॉइंट को जो मिलाते हैं, जो लाइन बनता है वो लाइन को एक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला करके जो लाइन बनाई जा रही है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस दोनों तरफ में होता है, एक F1 एक F2 यहाँ पर जो भी होता है। नाउ ये फोकस क्या होता है, इट इज़ ए मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, OC बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी अगर रे पास करेगा, जहाँ से अगर कोई भी रे अगर पास करती है तो वो क्या होती है, अनडिफ्लेक्टेड होती है। अनडिफ्लेक्टेड होती है मतलब उनमें कोई भी क्या होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ना यहाँ पर देखो, लेट अस सी द अदर थिंग्स। लेट अस सपोज दिस द डिस्टेंस बिटवीन O एंड C इज 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, देन द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F विल बी 5 सेंटीमीटर। वाई? देखो ये जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं F। और ये फोकस से ले करके ये जो फोकस से ले करके और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस O से C का जो डिस्टेंस होगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है और फोकस में फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 2F। तो ये हमको रिमेंबर करना, R इज इक्वल टू 2F होता है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू कितना होगा, R/2। तो F का वैल्यू मान लो कि R का वैल्यू अगर 10 होगा तो ऑफ कोर्स F का वैल्यू कितना होगा, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Coming to the next topics,
देख लो यहाँ पर जैसे बताया गया कि ये एक लेंस है, ठीक है, और इस लेंस के दोनों तरफ ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, प्रिंसिपल एक्सिस का, ऑप्टिकल सेंटर का, अपर्चर का, फोकस का, ये सारी चीज़ बताने हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव डायमीटर जो होती है सर्कुलर आउटलाइन का स्फेरिकल लेंस का, उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। जनरली हम लोग एक बहुत ही चलो इसके बारे में बताएंगे बाद में, अपर्चर के बारे में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया जा चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस बताया जा चुका है, ऑप्टिकल सेंटर भी बताया जा चुका है कि वेन एवर द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर it passes undeflected, okay, it is not changing its direction. ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर लेंस के इनसाइड में मिडिल पॉइंट पे है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बहुत सारा ड्राइंग है, देखो ये ड्राइंग देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कनकेव लेंस के लिए, नाउ हेयर द लाइन्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट when they incident on the material of the lens they gets refracted. In this case it is towards the principal axis, but in this case it is away from the principal axis. and जब ये अवे हो रही है तो कभी भी ये जो होती है मिलेगी नहीं इधर में, इस तरफ में कभी मिलना ही नहीं है उन लोगों को। तो इसको बैकवर्ड बढ़ाते हैं, जब इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो जो है यहाँ पर जो बैकवर्ड जो बढ़ा रहे हैं, इस केस में हम लोग बैकवर्ड जब बढ़ाएंगे, जब इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो जाकर के यहाँ इस पॉइंट पर मिलती है। तो कनकेव लेंस में जो है फोकस वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर रेज मिलती हुई प्रतीत होती है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस diverges out. They do not meet, okay, really, but when they are brought or then when they are actually drawn in the backward direction, they meet at some certain point. That certain point is actually virtual image point. वर्चुअल इमेज पॉइंट मतलब वहाँ पर रे जो है वर्चुअल, मतलब रे कोई इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, बट इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। एक मैंने बताया था आप लोगों को कि वेन एवर रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जस्ट लाइक सनलाइट। सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार ऑफ प्लेसेस, ओके, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। सो दैट रेज कैन बी कंसिडर्ड टू बी पैरेलल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ पे होता है जी? इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, जब वो एक्चुअली पैरेलल होते हैं तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अच्छे से समझा है कि कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा, और जब भी पास करेगा तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। यहाँ भी देखो जब डाइवर्ज किया है, इसको पीछे बढ़ाया है तो इसको फोकस से पास कराया, ठीक है, ये दोनों मिल गया, मिलना नहीं चाहिए एक्चुअली में, ये नहीं मिलना चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है, ये अलग अलग चीज़ यहाँ बताई गई है कि देखो यहाँ पर जब फोकस से पास हुआ तो ये पैरेलल हो गया, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो अनडिफ्लेक्टेड है। यहाँ भी इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो अनडिफ्लेक्टेड है। लेकिन जब वो क्या हो रहा है कि फोकस की तरफ जा रहा है, देखो सी हियर, नाउ द रेज इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द फोकस, ओके, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस बट इट इज इंटरसेप्टेड बाय दिस concave lens. What will happen? The rays gets refracted, okay, and after refraction it becomes parallel to the principal axis. See, ये all जो डायग्राम है इसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर इसको हमने इन ग्रेटर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इन्फिनिटी में ये ड्राइंग कंप्लीट पिक्चर है, ये भी ड्राइंग देखो, यहाँ पर ये पैरेलल गया है, फिर उसके बाद कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया,
और जो ओ से पास करेगा वो डायरेक्टली जो है वो अनडिफ्लेक्टेड वो आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो यहाँ पर ये कट करे, जहाँ पर कट करेगा वहीं पर उसका इमेज बनेगा। अब इमेज देखो कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, क्योंकि रियल में मीट कर रही है। अब यहाँ देख लेना कि इसका इमेज का साइज क्या है, छोटा है ना कि बड़ा है। ठीक है, जनरली हम जितना करीब जाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट जो है जितना पीछे की मतलब इसके करीब जाएगा, लेंस के पास आएगा, उसका इमेज उतना ही बड़ा होगा। और जितना ही ये ऑब्जेक्ट जो होगा पीछे की तरफ रहेगा, मतलब बहुत दूर रहेगा लेंस से, तो उस हालत में इमेज जो होगा वो छोटा होता है। ठीक है, ये दोनों केस के लिए होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए होता है। अब ये ड्राइंग, इसको भी कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है। देखो सी हेयर दिस एग्जांपल, इसमें क्या है कि रे जो है एक पैरेलल गया है और दूसरा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए गया। I want to say here that if you are drawing the figure, okay, of the image formed by the lens, in that case remember that many rays can be drawn, but for convenience we will draw only 2 lines. Okay, we take only 2 rays, 2 और 3 rays, कभी कभी 3 rays भी ले लेते हैं समझने के लिए, लेकिन 2 rays is sufficient। ठीक है, तो एक रे जो होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा एंड सेकेंड रे होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा, वो आप याद रखना। ठीक है, अब खूब रेयर केस में होता है कि हम लोग फोकस से पास कराते हैं तब जाकर पैरेलल कराते हैं। अच्छा, ये हो गया, तो जब हमने इसको पास कराया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको रे मिल रहा है। देखो ये रे कभी मीट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रे का कंडीशन ये होता है कि दे विल मीट, आइडियली दे विल मीट, बट वेयर दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगा वो ऑफ कोर्स रियल बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी का कंसेप्ट ही जो है वो पूरा एक प्रकार से धर लो कि वो आइडियल वाला केस हो जाता है। अब यहाँ पर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला फिगर है ये वाला। ठीक है, अब ये रे तो डाइवर्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे, कभी भी वो मीट नहीं करेगा, दे विल नॉट मीट ईच अदर। सो व्हेन दे आर ब्रॉट बैकवर्ड, ओके, दे आर, इट इज़ फाउंड दैट दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस ए डैश पॉइंट, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट ए डैश। तो यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है जब पीछे बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, तो वो इमेज जनरली क्या होती है, वो होती है वर्चुअल। और क्या होती है, वो होती है इरेक्ट। ठीक है, और ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें जो होता है एक वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, और उस समय जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। ठीक है, बीच मतलब मिडिल पॉइंट में नहीं रहता, और उसके अंदर में रहता है, फोकस के अंदर रहता है, विद इन फोकस रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला तो सिंपल ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो होगा फोकस पे बनती है। अब इमेज फोकस पे बनती है, फोकस अगर वो कन्वेक्स अगर लेंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वाकई में जो है रे मीट कर रही है। बट इन दिस केस लेट अस सी एग्जांपल, rays are actually moving apart from each other, they will never meet, so when they are brought backward they are meeting at this point f1। तो यहाँ जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, we are learning two things simultaneously, one for the concave mirror and the second for the one for the convex lens and the second for the concave lens। okay, तो दोनों ही हमको स्टडी करने हैं। मेनली जो होता है आपका एग्जाम में कन्वेक्स लेंस ही आती है, बट अब आपको दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे डायग्राम आपको पढ़ने हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि वाट एवर द डिस्टेंस दैट यू विल मेजर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मान लो ये लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पर मैं बताता हूँ दिस फिगर। ओके,
यहाँ पर अगर ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर जो भी इन फ्रंट ऑफ में, वो सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव मानना है, और पीछे की तरफ क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। मतलब जो मोमबत्ती है, सोर्स ऑफ लाइट, या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है, बोतल है, पेंसिल है रखी हुई है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में रखने से ही सुविधा है, कन्वेंशन है, उसको मान कर चलिए। और अगर ऊपर में अगर डिस्टेंस वर्टिकली अब डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और नीचे में अगर रहती है तो उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। दिस इज द साइन कन्वेंशन। हम लोग जनरली लेफ्ट वाला राइट वाला आपको याद रखना है, राइट वाला रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट वाला रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। नियम ये होता है कि रेज का ओरिजिनल रे का डायरेक्शन जो होता है, उस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो तो वो होता है पॉजिटिव। ओरिजिनल रे कहाँ से जा रही है, इधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, लेट अस सपोज हम लोग इस लेंस के पीछे में मेजरमेंट करें, तो पीछे जब मेजरमेंट करते हैं, जब भी मेजरमेंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में भी ऐसा था, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो हमको जाना किधर पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। सो वी आर नॉट चेंजिंग इन डायरेक्शन, एंड दिस इज वाई हेयर द डिस्टेंस मेजर्ड शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। सिंपल याद रखो, पीछे मेजरमेंट करेंगे, प से पीछे होता है, प से पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना। लेंस का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस का फॉर्मूला ये बोलता है, इट इज़ ए रिलेशन अमॉन्ग द फोकल लेंथ। भी जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और एफ जो होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इट इज़ द रिलेशन अमॉन्ग द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर ए लेंस। तो ये रिलेशनशिप है, इसको याद रखना। अगर इन तीनों में से 1/f, 1/v, 1/u में से, यानी f, v, u में से अगर कोई दो चीज़ पता है तो तीसरा चीज़ बड़ा आसानी से निकल आ सकता है। और एक रिलेशन है जो कि आप जानते हो, मैंने बताया है, f = क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का देखो फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस सपोज हमारा इमेज का हाइट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, इसको इमेज लिखता हूँ, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, वो 12.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो एक मैग्नीफिकेशन आएगा, और ये मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, ये 12.5 का टेबल में ये दो बार में कट जाएगा, कितना आया जी, 2 आया। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है। और मैग्नीफिकेशन का शॉर्ट में फॉर्मूला होता है v/u। ये लेंस के लिए होता है v/u, लेकिन यही अगर मिरर रहेगा तो ये -v/u। कैसे याद रहेगा कि इट इज़ फॉर द लेंस और द मिरर। मिरर के केस में देखो, मिरर जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं मिरर, तो वहाँ MI लिखते हैं ना, पहले लिखते समय हम लोग, तो माइनस का थोड़ा सा एक माइनस में भी MI पहले से रहती है, तो उसको उससे आप रिलेट करो, रिलेट करने से आपको वो याद रहेगी। मिरर का केस में MI माइनस रहता है, -v/u रहता है, लेकिन अगर लेंस का केस रहता है तो वहाँ पर MI वाला चीज़ नहीं है, माइनस वाला चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि मैग्नीफिकेशन जो होती है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो मैग्नीफाइड हो, इक्वल टू 1 हो तो सेम साइज का हो, लेस देन 1 हो तो इमेज जो है डिमिनिश्ड होती है। मैंने सीधा सीधे बताया, मान लो दिस इज़ द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज़ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट I/O। अब ये लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 समझ, पहला केस, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, I > O होगा। ये O है, ये 0 नहीं है, ठीक है।
साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही चीज़ ने लिखा है, ऐसा होने पर इमेज मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होना, बाकी मैं बता नहीं रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जनरली जो होता है वो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वहाँ पर हम लोग पहले ऐसे खड़ा करके रखते हैं। सपोज करो ये मोमबत्ती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो भी सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वगैरह वगैरह क्या क्या बोला हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो किसी भी लेंस का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो पावर होता या एबिलिटी होता, ठीक है, ये कहलाता है उसका पावर। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज एनी रे, ओके, और लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ के साथ उसका इन्वर्स का रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है F इजिकल टू 1/f, एक्चुअली मिस्टेक हुआ है, इसको समझना P इजिकल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सी है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये फोकल लेंथ जो है वो मीटर में, इट इज़ इन मीटर, मतलब ये सही सिस्टम है। तो अब यहाँ पर P इजिकल टू 1/f। लेकिन अगर मान लो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में सेंटीमीटर में दिया हुआ, तब उस हालत में फार्मूला क्या लिखना, P इजिकल टू 100/f। तो ये हुआ पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, लेंस का पावर में यहाँ पर 1/f करके आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि पावर अगर है, आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी पापा से कि देखो मेरा पावर बढ़ गया है। पावर बढ़ने का मतलब ये है कि उनको अब ज़्यादा पावर का लेंस की ज़रूरत है। आँखों में अब उनको धुंधला नज़र आ रहा है, पहले मान लो पावर था 1.5D, अब उनको हो सकता है कि 2D की ज़रूरत हो या 2.5D की ज़रूरत है या 3.4D की ज़रूरत है। तो यहाँ जो D आता है ये यूनिट है पावर का, और इसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल D लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन आता है कि 1 डायोप्टर क्या होता है। तो 1 डायोप्टर जो होता है वो उस लेंस का एबिलिटी होता है। 1 diopter is the power of that lens, okay, whose focal length is 1 meter। यहाँ पर फोकल लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, तो ऐसे लेंस का जो पावर होता है वो 1D कहलाता है। नेक्स्ट है बहुत सारे अगर लेंस या एक साइड बाय साइड करके रखे जाए, मान लो कि यहाँ इस केस में यहाँ पर मैंने एक और लेंस रख दिया, एक और लेंस रख दिया, एक और रख दिया साइड बाय साइड विदाउट लिविंग एनी गैप। यहाँ पर मैंने तो गैप लिख दिया, लेकिन सपोज करो कि गैप नहीं है, ठीक है, या इनके बीच का जो गैप है बहुत कम है, उनको इग्नोर किया जा सकता है। और हो सकता है इसके अंदर में एक और दूसरा तरह का भी लेंस इसमें साइड में रखा हो। व्हाटएवर, सारे पावर जो होता है, अगर मैं इन सभी लेंस को हटा करके एक सिंगल मान लो लेंस रखता हूँ, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, डिपेंड करता है क्या आ रहा है, तो वो जो होता है हम रख सकते हैं, और वो पावर क्या कहलाता है, पावर नेट पावर कहलाएगा या पावर इक्विवेलेंट कहलाएगा। जो इस सारे लेंस का जो काम करेंगे इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, वो अकेला ये कर रहा है, बशर्ते प्रोवाइडेड द नेट पावर P, मान लो इसका पावर P है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंस, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। सारे पावर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट पावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस का मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर का उसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आता है कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ऑफ कोर्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये भी 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the nature of the image formed by the concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, +3 है। ठीक है, तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड कौन करता है, सोचो ध्यान दो, कनकेव मिरर करता है ना कन्वेक्स मिरर करता है? कनकेव मिरर हो गया ऐसा वाला, कनकेव मिरर हो गया ऐसा, ये है कनकेव
जिसमें अंदर की तरफ जो होती है, मतलब बीच वाला जो पॉइंट होती है वो अंदर की तरफ रहती है, और ये जो होता है यहाँ पर, ये हमारा साइनिंग पोर्शन है। सॉरी, गलती हो गया, ये हमारा साइनिंग पोर्शन है, ये साइनिंग, ये वाला जो है ये साइन कर रहा है, ठीक है। और ये पीछे वाला पोर्शन है बैक साइड का, तो बैक साइड का तो छोड़ दो। यहाँ से रे जो होगा लेफ्ट साइड से आएगा और इसके साथ इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो होता है वो कहीं पे मीट करती है, रियल में मीट करेगी, तो वहाँ पर क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होती है। इट विल अपीयर टू मीट एट सम अदर पॉइंट, ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट मीटिंग, देन दैट अपीयरिंग पॉइंट, ओके, इज नोन एज द वर्चुअल इमेज पॉइंट। तो मैग्नीफाइड का मतलब, मैग्नीफाइड मैंने बताया था कि विद इन फोकस अगर बनता है, विद इन फोकस अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। फोकस मान लो कि ये फोकस है, वहाँ उसके अंदर में हमने फोकस ऑब्जेक्ट को रखा, पोल और फोकस के बीच में अगर मैं रखता हूँ, पोल और फोकस के बीच में रखता हूँ, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका हमको वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और पीछे की तरफ बनता है। तो ये एक पर्टिकुलर केस है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वहाँ पर हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो मैग्नीफाइड इमेज भूल जाओ, कन्वेक्स मिरर तो बनाएगा नहीं, कनकेव मिरर बनाती है, और वो एक ही पोजीशन बनाती है जब वो इज इन फोकस में, ठीक है। ये हो गया, और भी बहुत सारा है। ये डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बोला है, आप कंप्लीट करो। ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा इधर से जाएगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा, फोकस से जाते हुए महसूस होगा। जब भी रे बनाओ तो रे का डायरेक्शन दिखा दो। यहाँ भी वही चीज़ है, शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पर इस जगह पर इस केस की बात कर रहा हूँ, 7 नंबर वाली। यहाँ पर एक पॉइंट है जो नहीं दिखाया हुआ, वो है सी। सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इसके इंसिडेंट पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, जिसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये फोकस हो जाएगा। ये थोड़ा दूर में जाएगा तो ऐसा ही होगा, ये हो जाता है आई और ये हो जाता है आर। बिकॉज यहाँ पर जो नॉर्मल जो खींचेंगे, इस जगह पर जो अगर नॉर्मल खींचते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। फिर स्फेरिकल मिरर का मैग्नीफिकेशन बोला है, तो एम इज इक्वल टू होता है -v/o। ये याद रखना मिरर के केस में। और क्या है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो एसआई यूनिट पावर ऑफ लेंस कितना है जी, डायोप्टर है। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू द पावर ऑफ द लेंस, ओके, हैविंग द फोकल लेंथ 1 मीटर। What when light undergoes reflection at the surface of separation of two media, what happens to the speed of light? तो देखो, जब भी हम जब मान लो कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहाँ पर रे जो है इंटर करती है। इंटर करने के बाद क्या होती है, 3 फिनोमेना होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, एक को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, दूसरा हो गया, थर्ड जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब लाइट रे जो होती है, कभी किसी सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रे क्या करते हैं, कुछ लाइट रे का कुछ एनर्जी जो है वो सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम इंटेंसिटी वाली होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो उसका मटेरियल ले लेता है। नाउ अगर यहाँ पर ध्यान दो, जब ये किसी मीडियम में इंटर कर जाता है, मान लो ये नॉर्मल रॉक है, ये जब इंटर करेगा तो अगर ये डेंसर होगा, किधर से पास करेगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। अगर ये रेयरर होता तो ये ठीक इसका उल्टा केस होता है, ये नॉर्मल से दूर जाता, ऐसे जाता, वो वाला केस छोड़ दो फिलहाल। तो whenever rays enters from one medium to another medium, its speed actually चेंज कर देता है। और स्पीड के साथ इसका रिलेशनशिप ये है कि म्यू इज इक्वल टू होता है c/v, where c is the velocity of the light in vacuum,
और v जो होता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर कलर के लिए अलग अलग होती है और हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी फिक्स रहती है। किसी एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो रेड कलर ऑफ लाइट के लिए किसी एक मीडियम में जो होती है उसका स्पीड क्या होगा, वो फिक्स रहती है और हर जगह अलग अलग रहती है। तो स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है। जनरली ज़्यादा डेंसर में उसका स्पीड कम हो जाएगा, और अगर कम डेंसर रहेगा तो उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन कभी भी c से ज़्यादा नहीं होगा। c जो है वो लिमिट है, अपर लिमिट है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। So speed gets changed. For the optically rarer medium, the speed is more. For the optically denser medium, the speed is less. और भी बहुत सारे चीज़ हैं इसमें, सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ जैसे बोला है कि दो लेंस हैं, एक 3.5 का और एक -2.5 का। जब इनको कांटेक्ट में रखा गया तो क्या होगा, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ। तो भैया इनको जोड़ दो, 3.5 को और 2.5 को जोड़ेंगे, या माइनस है ना, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा +1d आएगा। कितना आएगा, +1d। तो यहाँ पर +1d मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं m क्या होता है, लेंस है ना, 1/f। तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, यहाँ पर प्लस है ना, फोकल लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो देखो ये कब होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये लेंस है, ये रेज आ रही है और फिर इसके बाद वो क्या होती है, फोकस पे इंसिडेंट करती है। फोकल लेंथ जो होती है वो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। किधर रहता है, क्योंकि पीछे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंस कितना हो गया, ये लेंस पता चल रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और दूसरा बात ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका जो नेट पावर जो होगा वो कितना होगा, 1d होगा, ठीक है। तो ये दोनों लेंस मिला करके जो हो जाता है वो एक कन्वेक्स लेंस ही होता है। और भी बहुत सारा है। A convex mirror used on automobile has a focal length of 6 meter. If the vehicle is behind at a distance of 12 meter, find the nature and। अब यहाँ देखो फोकल लेंथ, ये जो सवाल है थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ। मिरर का केस है, कन्वेक्स मिरर, तो हम पर फिगर ड्रॉ ही कर देता हूँ। दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर, ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बारी बारी से तुम सोचो क्या क्या चीज़ पता है। फोकल लेंथ कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर इसका फोकल लेंथ, ये कनकेव है ना, ये सॉरी कन्वेक्स मिरर है, मिरर पढ़ रहा हूँ लोग, मिरर का सवाल है। तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ जो होती है वो आपका कहाँ पर होगा, वो पीछे इस तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, और जब पीछे की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस है, ठीक है, +6 मीटर। मैं गलती नहीं करूँ ना, नहीं गलती नहीं कर रहा हूँ, सही है, पॉजिटिव है। इफ़ द व्हीकल इज़ बीइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब देखो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर व्हीकल है, वो कितने डिस्टेंस पे है, 12 मीटर पर। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, और कहाँ पर रहती है भैया, यहाँ पर पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ में होती है। लेफ्ट मतलब सामने की तरफ होती है, सामने मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव होगा। तो हमारा F निकल गया, हमारा U निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमेज, V निकालना। तो एक फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फार्मूला हमको यूज करनी है, हमको v निकालना। v अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, पॉजिटिव मतलब पीछे, बिहाइंड द मिरर होगा, और अगर नेगेटिव होता है तो सामने, ठीक है, सामने की तरफ होगा। तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट और एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका दिया है वैल्यू कितना, 1.54। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी = दिस वन। ये कितना दिया है, 1.54, ठीक है, 1.54।
1.54 दिया और देखा बताया है कि लाइट का स्पीड कितना है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, वाटर में उसका स्पीड कितना है, तो हम बताया ना ये कितने के बराबर होता है, c/v के बराबर होता है। अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को। तो c जो है यहाँ से निकालोगे कितना है, सॉरी v निकालोगे तो कितना आएगा, v इजिकल टू निकल के आएगा c डिवाइड बाई 1.54। c का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा 1.54। मतलब लगभग इसको 1.5 ही अगर मानो तो ये टू टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख लो यहाँ पर कि स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से तो कम है ना। तो यहाँ पर किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी जो होगी लाइट का वो कम ही होगी 3 इंटू 10⁸ में, और यहाँ पर देखो मेरा रिजल्ट भी आ रहा है 2 इंटू 10⁸ जो कि कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। और इसको अच्छा से पढ़िए, रीड करिए, जो कोई अगर दिक्कत होगा तो उसको सॉल्व करिए, खुद से बनाने की सॉल्व करने की कोशिश करिए। घर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है NCERT उसको खुद से बनाइए। इसी बात पर बोल करके मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू।